हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूं अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम ह्यूमनाइज चैप्टर के एक्सरसाइज से क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और सिर्फ 6 से 7 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो आज हम खत्म कर देंगे, फिनिश कर देंगे। कल से जो है हमारा नया चैप्टर आपको देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो भी बच्चे नए जुड़े हुए हैं या जो जुड़ने वाले हैं, जो भी अपने फ्रेंड सर्कल में आप वीडियो शेयर करें, उनको बताएं कि भैया नया चैप्टर कल से स्टार्ट होने वाला है। आपको शुरुआत मिस नहीं करना है, क्योंकि आप शुरुआत मिस करोगे तो आपको बहुत कुछ मिस हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आज हमारे इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 6 क्वेश्चन हमको पढ़ना है, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 तो क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन सबको आपको आते हैं, सबको आते हैं। देखना कैसे है ना, बहुत सिंपल है, ध्यान देना कैसे। इसको ये ओपन नहीं हो रहा है ना, ठीक है ना, ओपन कर लेते कोई दिक्कत नहीं, ओपन कर लेते कोई दिक्कत नहीं। ह्यूमनाइज 7 PDF और ये PDF अपनी ओपन हो गई। चलिए, अरे अभी भी नहीं, क्या बात है। एक मिनट बच्चा पार्टी, 1 मिनट सिर्फ। वह चैप्टर आज खत्म होने वाला है अपना, तो आप बेफिक्र रहिए। सिर्फ 5 मिनट का वीडियो, ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा मैं, सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट में जो हमारा चैप्टर है कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये आपको पहले से ही आता है। इसलिए देखो कैसे आता है, समझना। देखो पहला क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत सिंपल है, ध्यान देना कैसे। मेक अ डायग्राम टू शो हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। आपको डायग्राम बनाना है कि हाइपरमेट्रोपिया कैसे होता है। तो हम प्रीवियस वीडियो में बता चुके कि ये ह्यूमन आई है, यहाँ पर कौन सा लेंस आता है, कॉन्वेक्स लेंस। ये नियर पास का, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, पास का नहीं दिखता, पास का नहीं दिखता। मतलब ये जो रेस जाती है वो रेटिना के पहले यहाँ पर, मतलब बाद में इमेज बन जाती है, बाद में इमेज बन जाती है। कहाँ पर, रेटिना, यहाँ पर रेटिना होता है। ये मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, किसी ने वीडियो नहीं देखा जाके दे सकते हैं। वही हमारा आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हमको हाइपरमेट्रोपिया का बताना है, डायग्राम बना के कि कैसे करेक्ट करते हैं। कैसे करेक्ट करते हैं, आगे कौन सा लेंस आए थे, कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ पे अपन लगा देते हैं कॉन्वेक्स लेंस। तो ये हमारा ह्यूमन आई है। तो ये लाइट क्या होती है, बाकायदा जाके रेटिना पे क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है और यहाँ पे इमेज बन जाती है। मतलब ये जो यहाँ से रेज आ रही थी, जो पास का जो नहीं दिख रहा था, क्योंकि तो इमेज रेटिना पे नहीं बन रही थी, बिहाइंड द रेटिना इमेज बन रही थी, जिस वजह से इमेज नहीं बन रही थी। तो ये तो हमारा डिफेक्ट था। क्या था, डिफेक्ट। अब इसको करेक्ट कैसे करा गया है, इसको करेक्ट करा गया है यहाँ पर लेंस लगा के। कौन सा लेंस लगा के, कॉन्वेक्स लेंस। ये लेंस क्या करेगा, लाइट को कन्वर्ज करेगा। क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो लाइट को इकट्ठा कर देगा और रेटिना पे जाके क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो ये मैं कल वीडियो में बता चुका हूँ, कल परसों वाले वीडियो में आप देख सकते हो जाके। आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सबके, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितने भी क्वेश्चन आज बचे हैं, 6-7 क्वेश्चन, इनके आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ये तो हो गया हमारा डायग्राम की बात। चलो पहला क्वेश्चन खत्म। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो बहुत से 5 मिनट का वीडियो, ज़्यादा नहीं है, ध्यान देखना सभी है। द नियर पॉइंट ऑफ अ हाइपरमेट्रोपिया आई इज 1 मीटर। जो नियर पॉइंट है हाइपरमेट्रोपिक कंडीशन में, जो नियर पॉइंट बता रहा है वो कितना बता रहा है, 1 मीटर बता रहा है। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस, हमको क्या बताना है। पूछा क्या है न्यूमेरिकल में, पहले ये समझा करो कि क्या पूछा है, पावर ऑफ लेंस। और पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f। यही तो होता है। मतलब हमको फोकल लेंथ की जरूरत पड़ेगी तो हमारा पावर निकल जाएगा। और हमको पता है लेंस है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, लेंस 1/f = 1/v - 1/u। हमको फोकल लेंथ निकालना है तो पता क्या होना चाहिए, v और u। अब v और u कहाँ से निकलेंगे, जो हमको अब जो क्वेश्चन ने पूछा वहां से, अब उसको समझना है। ऐसा करा करो, तो f निकाल, v और u निकाल लो, f निकल जाएगा, f तो पावर निकल जाएगा। अब देखो कैसे निकालेंगे, पहले पढ़ते पूरा क्वेश्चन। What is the power of the lens required to correct this defect? Assume that the near point of the normal eye is 25 cm। मतलब जो नियर पॉइंट है, जो पास का पॉइंट है, जो कम से कम जो हम देख पाते हैं, कितने डिस्टेंस होना चाहिए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो होना चाहिए 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। मैंने आपको बताया था परसों वाली क्लास में। कम से कम 25 सेंटीमीटर तक तो हमको दिखता ही नहीं है। तो ऑब्जेक्ट अपना जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा कितना,
25 सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात? ये हमारा u की वैल्यू हो जाएगी ऑब्जेक्ट। अब बची हुई है 1 मीटर जो है, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? ये जो 1 मीटर हो जाएगी इसको 100 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं आप। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? किसकी वैल्यू हो जाएगी? ये नियर पॉइंट है ना, ठीक है। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? इमेज डिस्टेंस। मतलब समझना, आपको समझा रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान सुनना इधर। ये u और v मैंने कैसे ले लिया, अब यहाँ से हमारा f निकल जाएगा, और ये u v लिया कैसे, सुनना। उसने बोला कि नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपी इज 1 मीटर, मतलब उसको 1 मीटर तक इमेज जो है वो नहीं बन रही थी, पास का नहीं दिख रहा था, मतलब 1 मीटर तक का नहीं दिख रहा था, मतलब जो इमेज थी उसको यहाँ तक नहीं दिख रही थी, इमेज डिस्टेंस उसको यहाँ तक नहीं दिख रही थी, 1 मीटर तक नहीं दिख रही थी, मतलब 100 सेंटीमीटर तक वो पास का नहीं देख पा रहा था। इसलिए तो उसको कौन सा डिफेक्ट था? हाइपरमेट्रोपिया। और जिसको दूर का नहीं दिखता था उसको मायोपिया। समझ मेरी बात? मतलब 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इमेज इसको इतने दूर तक कायदे से देखना चाहिए था, 100 सेंटीमीटर तक, क्योंकि 25 सेंटीमीटर के बाद अपन सब देख सकते हैं, पर उसको नहीं दिख रहा था, इस वजह से उसको ये डिफेक्ट हुआ हाइपरमेट्रोपिक। और कितना कहाँ तक नहीं देख पा रहा था? 1 मीटर तक। तो अगर ये इमेज डिस्टेंस है तो कम से कम ऑब्जेक्ट कहाँ तक होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर तक होना चाहिए, लिस्ट डिस्टेंस और डिस्टिंक्ट विजन। तो पास का जो ऑब्जेक्ट है 25 सेंटीमीटर, इसलिए हमने यू की वैल्यू ली 25 सेंटीमीटर। तो भी हमारा कितना है? 100। समझ में आ गई बात? तो बोला ना, ऐसे हमको मानना है कि द नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल आई इज 25, मतलब जो कम से कम जो डिस्टेंस होगी ऑब्जेक्ट टू 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। समझ में आई बात? तो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा 25 सेंटीमीटर, माइनस में लगा दो, और इमेज कितना हो गया? 1 मीटर, ये भी माइनस लगा दो, क्योंकि कौन सा लेंस है ये? कॉन्वेक्स। कौन सा लेंस है ये? कौन सा लेंस है? कौन सा लेंस लगा? हाँ, कॉन्वेक्स लेंस लगाया। यहाँ पे u और v क्या हमने लिया? नेगेटिव लिया। क्या लिया? u और v नेगेटिव। आगे बात समझ में? अब जैसे हम इसको सोल्व करेंगे, ध्यान देखना, कुछ नहीं करना है, v और u पता है, f निकल जाएगा हमारा। चलो देखते करते अपन कैसे करते हैं। देखो ये v की वैल्यू कितनी है? v की वैल्यू कितनी है रे? v की वैल्यू कितनी है रे भाई? कितनी है रे? कितनी है रे? -100। कितनी है? -100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने, ठीक है। u की वैल्यू कितनी है? -25। माइनस से माइनस क्या हो गया? प्लस 1/f। कितना हो गया बोलो? आप बोलो कशिश। हाँ बोलो, कितना हो जाएगा? -100 प्लस 1/25, ठीक है। हाँ कशिश आगे बोलिए। हाँ 1/f, सिंपल मैथ्स है भाई। कितना हो जाएगा? एलसीएम लेंगे 100 आएगा। कितना आएगा? 100। अब 100 को 100 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 1। 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, -1, माइनस ऐसा, ये प्लस ऐसा का ऐसा। 4 बार में जाएगा, 4 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आ जाएगा। कितना आएगा ये? 1/f इक्वल टू -3, -3 नहीं आएगा, प्लस का 3 आएगा। क्यों? क्योंकि -1 + 4 कितना होगा? प्लस का 3 अपॉन 100। कितना हो जाएगा? f 100/3। लगभग कितना आ रहा है? 33.3 सेंटीमीटर। कितना आ गया? सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर से मीटर में आना, क्योंकि फोकल लेंथ का है लिखना मीटर में, और हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है? पावर। पावर होता है 1/f, ठीक है, 1/f होता है। f कितना आ गया अपना? f कितना आ गया? इसको 100 से डिवाइड कर दो, 100 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 0.33 मीटर। इसको यहाँ रख दो, 0.33 मीटर फोकल लेंथ में। ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 0 लग जाएगा। 100/33 कितनी बार में आएगा? 3 बार में। तो पावर कितना आ जाएगा? 3 डायोप्टर। समझ में आ गई बात? ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। कितना सिंपल था, कुछ भी नहीं पूछा भैया, कुछ भी दम नहीं है। पावर पूछी थी, फोकल लेंथ पता करना था। फोकल लेंथ हमने लेंस फॉर्मूले से निकाल लिया, यहाँ पर इसको यहाँ पुट कर दिया है, पावर 3 डायोप्टर आ गया। बस ये पता होना चाहिए, सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो 100 से डिवाइड करना है, मीटर और सेंटीमीटर में आना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। भाई इतना सब पता होना चाहिए। और ये पता होना चाहिए कि इमेज उसको कितनी दूर तक नहीं दिख रहा था? 1 मीटर तक नहीं दिख रहा, मतलब इमेज डिस्टेंस क्या हो जाएगी उसकी? v 1 मीटर। फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा, और ये जो डिस्टेंस है कम से कम जो होना चाहिए ऑब्जेक्ट को, कितनी होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर। इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस 1 मीटर। सेफ निकल गया, खत्म हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। सिर्फ 2-2 मिनट के क्वेश्चन है भैया, देखना कैसे।
एक एक मिनट के, सॉरी दो दो नहीं, एक एक मिनट के क्वेश्चन है, देखना कैसे। चलो पहले 10 सेकंड गिनता हूँ, फिर आप लोग ही बताओ, मन में बता के देखो किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा है। चलिए, आधो ने तो आंसर कर दिया, मैं जिसने नहीं आंसर किया टेंशन मतलब मैं हूँ यहाँ पर, भले कितनी भी गर्मी पड़ रही है यहाँ पे तेज, पर मैं आपको आंसर बताऊंगा। देखो कैसे, why is a normal eye not able to see the clearly object placed before close than 25 सेंटीमीटर? मतलब 25 सेंटीमीटर के पहले जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनको हम क्यों नहीं देख पाते, ये क्वेश्चन पूछा। क्योंकि हमारी जो सिलेरी मसल्स है वो फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाती प्रॉपरली, तो फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाएगी तो प्रॉपरली पावर जनरेट नहीं होगी, और लेंस में भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन वहाँ पर अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हमको देखने में समस्या होगी। इसका आंसर क्या आएगा, सिलेरी मसल्स प्रॉपरली एडजस्ट फोकल लेंथ नहीं कर पाती, प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट लेंस को नहीं कर पाती। ये हमारा क्या है आंसर। आपको आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यही लिखना है 2 लाइन का आंसर बस, कि जो हमारा सिलेरी मसल्स होती है प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती या लेंस को एडजस्ट नहीं कर पाती। ये हमारा आंसर है। अगला बढ़ते हैं अपन, आगे देखते हैं। सिर्फ 2-3 क्वेश्चन बच्चे, देखो आपको सबको आते हैं, सबको आते हैं। देखो कैसे, देखो पहला क्वेश्चन ये देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन, what happens to the image distance in the eye when we increase the distance of the object from the eye? अगर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे, जैसे ये ऑब्जेक्ट है इसके डिस्टेंस को हम बढ़ाते जाएंगे, आँख से दूर अगर करते जाएंगे, जैसे मेरी आँख है इससे ऑब्जेक्ट को दूर करते जा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट को दूर करते जा रहे हैं मतलब क्या होते जा रहा है, फोकल लेंथ बढ़ रही है। हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्ट को दूर करेंगे मतलब फोकल लेंथ बढ़ेगी, और फोकल लेंथ बढ़ेगी तो जो आई लेंस है आपका वो थिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। ये इसका क्या है आंसर है, ये इसका क्या है आंसर। अगर किसी ऑब्जेक्ट को पास में लेके आएंगे तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम, और आई लेंस क्या हो जाएगा, थिक। इसका उल्टा, तो हमको एक चीज याद रखना है कि अगर ऑब्जेक्ट को आई से दूर लेके जा रहे हैं फोकल लेंथ तो बढ़ जाना है, आई लेंस थिन हो जाएगी। समझ मेरी बात। जैसे ये आई है अपना, ये ऑप्टिक नर्व होता है, तब ये ऑब्जेक्ट पहले यहाँ रखा हुआ था, अब यहाँ रखा हुआ है, अब यहाँ रखा हुआ है, फोकल लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। यहाँ रखेंगे तो और बढ़ जाएगी, तो फोकल लेंथ बढ़ जाती है, आई लेंस क्या हो जाती है, थिन हो जाती है, पतली हो जाती है। ये इसका आंसर है। आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन, वाई डू स्टार ट्विंकल, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है ना। ये वीडियो बना चुका हूँ मैं, शॉर्ट्स में भी बना दिया है, और कल मैंने इसका पूरा वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग जाके देख सकते हो। ठीक है, आगे बस। तो भैया ये स्टार चमकते क्यों है, ड्यू टू एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन। 2 कारण होते हैं इसके स्टार चमकने के। पहला तो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंजेस आता है, और पहला कारण क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मैं पूरा लिखा चुका हूँ, परसों वीडियो को देख लेना आप जाके, या फिर आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। 3 लाइन का आंसर है। क्या लिखना है बता रहा हूँ, स्टार इसलिए चमकते हैं क्योंकि ड्यू टू एटमॉस्फेयर रिफ्रैक्शन, पहला कारण। दूसरा कारण कि लाइट जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आती है, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है, और हमारी आंखों तक लाइट पहुँचती है, और हमारी आंखों को सीधे देखने की आदत होती है, और हमारी आंख हमेशा सीधा दिखती है, तो जो स्टार जो है नीचे रहता है आपको एक्चुअल में ऊपर नजर आता है, अपरेंट पोजीशन इसकी ऊपर हो जाती है। कभी 100% लाइट आती है, कभी 0% लाइट आती है, फिर 100% लाइट आती है, फिर 0% लाइट आती है, तो हर सेकंड में लाइट बदलती रहती है, जिस वजह से स्टार चमकते रहते हैं। और तीसरा कारण, सबसे मुख्य कारण, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी क्या होता है, चेंज होते रहता है। ऊपर से जब भी नीचे आते हैं वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिस वजह से भी स्टार चमकने लग जाता है। तो कई कारण होते हैं, ये मैं बता चुका हूँ, वीडियो आप लोग और देख लेना अच्छे तरीके से। बाकी ये 3 चीज में जो बताया आप लिख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। एक्सप्लेन व्हाई डू द प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल, प्लैनेट्स क्यों नहीं चमकते, इसके ऊपर मैं शॉर्ट्स बनाने वाला हूँ, आप लोग देख लेना, और अलग से भी बनाऊंगा। मतलब परसों तो मैंने पूरा डिटेल में बना ही दिया है, और इसके शॉर्ट्स भी बना दूंगा मैं कल, वो भी आप लोग देख लेना। ठीक है, वो भी बना दूंगा, शॉर्ट्स में जाके देख लेना। प्लैनेट्स क्यों नहीं चमकते, कल ही बताया मैंने कि जो एवरेज लाइट आ रही होती है हमारी आंखों में वो 0 होती है, जिस वजह से जो प्लैनेट्स होते हैं वो चमकते नहीं। ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन, बस एक ही बचा है, बस समझ में आ गई बात। तो स्टार क्यों क्यों चमकते हैं, पता चल गया। प्लैनेट्स क्यों नहीं चमकते, क्योंकि हमारी आंखों तक लाइट पहुंच ही नहीं पाती, जो एवरेज लाइट होती है 0 होती है। अब ये क्या है भाई, एक क्वेश्चन और बचा, देखो आपको 2 मिनट दिया आप।
बहुत गर्मी है भैया, हमारे निमाड़ा में बहुत गर्मी है। चलो करें इसको। Why does the sky appear dark instead of blue to an astronaut? मतलब जो स्काई होता है वो उसको डार्क नजर आता है इंस्टेड ऑफ ब्लू। मतलब स्काई जो होता है ब्लू कलर का होता है। क्यों? तो रेलेक कंडीशन में हमको बताया था वेवलेंथ क्या होती है, ब्लू कलर की कम होती है, इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा स्केटर हो जाता है, हमको आसमान में ब्लू कलर नजर आता है। और जो एस्ट्रोनॉट होते हैं, जो अंतरिक्ष में जाते हैं लोग बाग, उनको डार्क नजर आता है। डार्क नजर क्यों आता है? वो इसलिए नजर आता है कि जो रेलेक कंडीशन होती है वो क्या होती है कि जो भी लाइट इंसिडेंट हो रही है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। जो भी लाइट इंसिडेंट होती है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। किससे? पार्टिकल के साइज से, मैं कल बता चुका हूँ। तो रेलेक कंडीशन हमारा ये बोलता है कि जो भी लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करती है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है पार्टिकल के साइज से। जिस भी पार्टिकल से या मॉलिक्यूल से लाइट टकराती है उससे पार्टिकल का साइज छोटा होता है। तो रेलेक कंडीशन फॉलो होती है तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, तो ब्लू कलर नजर आता है स्काई का। पर इस कंडीशन में क्या होता है, जब डार्क एटमॉस्फेयर होता है, इसमें क्या होता है, जो भी लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, अब जो लाइट एंटर कर रही है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा तो होती है, पर जो पार्टिकल का साइज होता है ये इस लाइट की वेवलेंथ से भी ज़्यादा होता है। पार्टिकल का, मॉलिक्यूल का, स्मोक का जो साइज होता है इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना बड़ा होता है कि वहाँ पर रेलेक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती, तो वहाँ पर कोई भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती, जिस वजह से जो एस्ट्रोनॉट है उनको ब्लू की जगह डार्क नजर आता है। तो ये इसका आंसर होगा, और आंसर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हो, और बाकायदा इसकी पीडीएफ भी आपको आगे चल के मिल जाएगी और सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो चलिए, ये जो हमारा चैप्टर था, जो थ्योरेटिकल चैप्टर था पूरा, इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो क्या है? इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर करना है, पहला टॉपिक। दूसरा मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, ये दो में से 100% एग्जामिनेशन में आएगा। मतलब हमको इसको पूरी तरीके से निचोड़ के पढ़ना है, जो मैंने पढ़ा है उतना पढ़ लेना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको दिसंबर में देखने को मिल जाएंगे। नवंबर दिसंबर में 10th और 12th के आपको प्रीवियस ईयर के सैम्पल पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स, PYQ सब चीज़ें मिलेगी, कैसे स्टडीज, सारी चीज़ें मिलेगी। बदले में बस आप मेरे चैनल को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दो टॉपिक इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट रहेंगे। पहला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। दूसरा ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर, और तीसरा है कि एक्सरसाइज से क्वेश्चन सारे लगा लेना, 10-12 तो क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकते हैं। जैसे अभी हमने आज स्टार्टिंग में करा था कि उसको 1 मीटर तक का नहीं दिख रहा था, मतलब इमेज, उसको इमेज डिस्टेंस हो जाएगी तो उसको वहाँ तक नहीं दिख रहा था, इसलिए वी की वैल्यू 100 सेंटीमीटर हो जाएगी या 1 मीटर हो जाएगी। अब कम से कम उसको दिखना चाहिए ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर तक का, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू कितनी हो जाएगी, 21 सेंटीमीटर। ये आपको समझना है। बाकी तो एफ निकाल लोगे, पावर के फॉर्मूले में एफ रख दोगे, पावर निकल जाएगा, और ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो चलिए, हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जब तक डू वट एवर यू वांट टू डू, बट पढ़ाई हमारी जारी रहना चाहिए, भले गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, हमारा माइंड सेट क्या होना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ।